काफी हद तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है हार्डली एक दो क्लासेस और लगनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। शायद अगली क्लास में पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से सुनना बचा क्या है इस में। देखो ध्यान से सुनो, हमारे संविधान में ना दो तरह की बॉडीज होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय जिसको कहते हैं, या संवैधानिक निकाय जिसको कहते हैं। ठीक है, और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोलना आप लोग, गैर संवैधानिक, है ना। तो गैर संवैधानिक में क्या होता है और संवैधानिक में क्या होता है? ऐसी ऐसी बॉडीज जिनका जिक्र संविधान बनाने वक्त उनके उसी समय किया गया था। मतलब जिनका जिक्र क्या है, मूल संविधान में है, जब बनाया गया था तभी इनका जिक्र किया था। लेकिन ऐसी बॉडी जिनको बाद में ऐड किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन योजना आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं या नीति आयोग अब उसका नाम है, ये हमारा बाद में ऐड किया गया, तो इसको हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, बहुत सारी बॉडीज में आती है जो हमें थोड़ी बहुत पढ़नी है। परिसीमन आयोग, तो इसी में हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। ये जो संवैधानिक निकाय है जिसको हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, यूपीएससी आता है, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो आता है, फाइनेंस कमीशन आता है, एससी एसटी के लिए जो आयोग होता है वो आता है। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग। इसके अलावा सीएजी ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जो स्टेट के लिए होता है वो, ये सारे के सारे क्या है, संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग की या दलीय व्यवस्था की, है ना। भारत में जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, तो याद रखना आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत के आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान के आर्टिकल 324 में भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। ठीक है, और ये कहां से लेके कहां तक है, 324 से लेके 329 भाग 15 में। ठीक है ना। अब भारत में जो है वो वयस्क मताधिकार है। ठीक है, यानी कि जिसकी एज 18 साल है या उससे ज्यादा है वो वोट डाल सकता है। पहले ये 21 साल था, इसको चेंज किया गया था, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, भारत में निर्वाचन की क्या प्रणाली होती है, तो देखो सुनो, भारत में ना दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, पहला दूसरा। पहला लोकसभा और राज्य के जो विधानसभाएं होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो उनके लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। ठीक है ना, चाहे कितने भी लोग खड़े हैं सीट से, जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और राज्य की जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ऊपरी सदन जो होता है राज्यों का, उन सब के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो रेशियो के बेसिस पे होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब चुनाव आयोग जो है ना, इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो काम करता है उसमें जो जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के लिए समय समय पे अमेंडमेंट हुए हैं और समय समय पे कमेटीज बनी है। क्या क्या कमेटीज बनी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो संयुक्त एक ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है 1972 में, चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए, पहला अमेंडमेंट। दूसरा एक जेपी कमेटी या तारकुंडे कमेटी बनी है 1974 में, ये भी किससे रिलेटेड है, चुनाव के रिफॉर्म से लेकर के। एक दिनेश गोस्वामी कमेटी, नाम ज्यादा याद रखना, जैसे एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, है ना, कि सरकार या आयोग किससे संबंधित है, तो वो कमेटी का नाम लेके आपसे पूछेंगे किस फील्ड से या किस चीज से रिलेटेबल है। ठीक है, तो बोहरा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्र, सबका तो एक ही मैटर, तो ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, हल्का फुल्का जिसमें चेंज है, जैसे ये बोहरा समिति जो है 1993 में बनी है, अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ की जांच करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर, है ना। अच्छा, इसी से रिलेटेड अभी तो चल रहा है ना क्या, वन नेशन वन इलेक्शन, कम करने के चक्कर में, कॉस्ट को कम करने के लिए चलेगी कि एक देश है तो एक ही चुनाव कराएंगे, ये इतने सारे चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन अभी ये फिलहाल इसके लिए लागू नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा उसको पहले एक कर लें, बाद में राष्ट्रपति वगैरह के लिए किया जाएगा। ठीक है, आगे दो कमेटियां और है, एक तनख्वाह समिति है 2004 की, और 2013 की एक सब कमेटी बनी थी आपराधिक मामलों में संशोधन से रिलेटेड। नाम याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ खास मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि भाई हमारे देश में वोटिंग की एज कितनी होती है, 18 साल होती है। लेकिन ये कब हुआ, 61 अमेंडमेंट 1988, है ना, ये राजीव गांधी के समय पे हुआ था कि वोटिंग की एज जो है वो
वयस्क की परिभाषा 21 से 18 साल कर दी गई हमारे देश में, ठीक है। पहले 21 साल वाले वोट डालते थे, अब 18 साल वाले वोट डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक आधे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। एक 52वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें 1985 में, जो इलेक्शन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये? वो दल बदल से रिलेटेड है वैसे, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th में ना, आया राम गया राम, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद वो अपना दल बदल रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य जाना चाहें या वो नई पार्टी बनाना चाहें तो वो नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, पहली बार पूरे राज्य में जो ईवीएम मशीन होती है ना, उसका सबसे पहले यूज जो हुआ था वो गोवा के विधानसभा के चुनाव में हुआ था। पूरे राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। नोटा का बटन जो ऐड हुआ गाइस वीवीएम, ये ईवीएम मशीन में, ठीक है। ये कब ऐड हुआ? ये ना सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस के बाद इसको ऐड किया गया था। फिर एक और गाइडलाइन दिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आप वोट डालते हो तो वोट डालने के बाद 2 मिनट 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपने जिसको वोट डाला उसकी उस पार्टी की पर्ची की स्लिप दिख जाती है। आपको वो स्लिप मिलती नहीं है, वो हट जाता है बाद में, उसको वीवीपैट बोलते हैं ना। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो देखा है उसी को वोट मिला है ना। तो ऐसा पहली बार यूज हुआ था 2013 में नागालैंड के विधानसभा के चुनाव में। नेक्स्ट और क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट है इसमें फाइनेंस कमीशन। इसमें ना मैंने 2-3 चीजें नहीं रखी हैं, जैसे कि पार्टी बनने के लिए मिनिमम जो है ना वो क्या होना चाहिए, नेशनल पार्टीज या राष्ट्रीय। देखो पार्टियां 3 प्रकार की हैं, एक तो राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना, एक राज्य पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी भी है। इन सबको पार्टी का सिंबल देने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। एक चीज और, इसका क्राइटेरिया भी होता है। अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनानी है तो शायद उसके लिए आई थिंक लोकसभा में ना टोटल शायद ओवरऑल से 4 सीटें जीतनी होती हैं। लेकिन सब क्वेश्चन नहीं देखा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको मिलता तो आप एड ऑन कर लेना, ठीक है। 4 सीटें मिलती हैं। अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कोई किसी का पार्टी का सिंबल झाड़ू है ना, है ही आपको पता है। मान लो सेम पार्टी का सिंबल किसी दूसरे राज्य में भी है, तो इन दोनों में से जो पहले नेशनल पार्टी बन जाएगा उसी का सिंबल वैलिड हो जाएगा और दूसरे वाले को अपना सिंबल बदलना पड़ेगा। यानी जब तक 2 पार्टियां राज्य स्तर पे काम कर रही हैं तो वो एक सिंबल का काम कर सकते हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो नेशनल पार्टी बन जाएंगी तो उनको उनमें से किसी एक को सिंबल बदलना पड़ेगा। ये डिसीजन जो है वो कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। आगे की बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन की ये सेकंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे क्वेश्चन आता है, आर्टिकल का ध्यान रखना, कौन सा आर्टिकल? 280, ठीक है ना। काम क्या करता है? काम ये करता है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना पैसा आता है, जितना मान के चलो 100 रुपए आया, तो किस राज्य को कितना देना है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, वो डिसाइड करता है कौन? ये बताता है कि हाँ इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो। जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, स्पेशल स्टेट का, जैसे मान लो उत्तराखंड वगैरह या ऐसा। अब उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि वहां पर नेचुरल क्लैमिटी आ रही है। लेकिन बिहार रो रहा है कि मुझे भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार के पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ खास नहीं है ना। पहले अगर आप इंडिया का मैप देखो तो बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन धीरे धीरे कटता गया ना। लास्ट टाइम इससे झारखंड भी अलग हो गया, और शायद अभी रिसेंट में 2 दिन पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मिथिलांचल वाला जो इलाका है ना उसको भी काट के 29वां राज्य बनाने की बात चल रही है। मतलब बिहार में फिर से सेपरेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा यूपी में भी बात चल रही है, जो आगरा वाली जो बेल्ट है इसको भी अलग करने की कह रहे हैं, ठीक है ना। जो भी बनेगा, तो देखो जब तक झारखंड था तब तक बिहार को कोयला मिल रहा था, ठीक है ना। हालांकि रिसेंट में ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिहार ने टूरिज्म में भी गोवा को मात दे दी है, ऐसा भी सुनने में आया है, ठीक है। ये चीज तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता ना राज्य के पास, अगर तो राज्य फिर विशेष राज्य का दर्जा की डिमांड करता है, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें मोदी जी के साथ वो रहे, सपोर्ट किया, इस उम्मीद से कि बिहार को क्या मिल जाएगा। अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 280 281, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है। ये फाइनेंस कमीशन ही बताएगा कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। किसको सैलरी, कौन काम कर रहा है? उनको सैलरी भारत की संचित निधि से मिलती है, फाइनेंस कमीशन उनके लिए बनाने की थोड़ी देता है। बोलो,
एक्चुअली आपने 3 महीने लेट नोट बनाया ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही आज चलो। मुझे लगा था कि तुम ये जो नोट्स मांग रहे हो ना, पेन में दिए गए पर्पज से तो नहीं मांग रहे, मुझे तो लग रहा था। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट, वित्त आयोग में गाइस एक हेड होता है, 4 अन्य जो है तो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अच्छा, जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो उसको संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, उस पर डिस्कशन शुरू होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। आगे देखो आप लोग नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है और इसे मानना ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष, एक बार में कितने वर्ष के लिए? 5 साल के लिए किया जाता है। पहली बार वित्त आयोग का गठन, ये रैंडम क्वेश्चन आता है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी, ठीक है ना, और 1951 में ये फॉर्म हुआ था। इसके अलावा गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, एक है के संथानम, के एच चंदा, डॉक्टर पीसी राजमन्नार, और ये सब सेकंड, थर्ड और फोर्थ के हैं। ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं, और ये फोर्थ फाइनेंस कमीशन के हेड है, ठीक है। आई थिंक शायद अभी जो करंट में जो फिफ्थ है ना, उनका वो आरबीआई के एक जो एक्स गवर्नर रह चुके हैं ना, उनका है, बता देता हूं आपको। फिफ्थ नहीं, करंट में गाइस 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, एनके सिंह इसके हेड है, ठीक है। 16th का नाम वैसे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग की बात करते हैं, इसको कहते हैं डेलिमिनेशन कमीशन। देखो सुनो, मैंने आपको शायद ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये बाउंड्रीज जो होती हैं, है ना, जैसे मान के चलो, आपको पता है हम जिस यहाँ पे खड़े हैं आर ब्लॉक में, तो इस पे अगर कोई क्राइम होता है तो हम लोग जाएंगे कौन से थाने में? राजपार्क के। अगर अगर जलेबी चौक पे होता है तो भी राजपार्क पे, अगर बी ब्लॉक में होता है तो हम मंगोलपुरी थाने में जाएंगे, राइट। हाँ, ये नाम याद रखना आप लोग, ये फर्स्ट नीति आयोग के भी डिप्टी हेड थे ना भाई, ये 16th के हैं। ऑफिशियल शायद इनका नाम ये अनाउंस नहीं है, आप लोग लिख लेना। जो पहला नीति आयोग था ना, उसके जो डिप्टी चेयरमैन थे ना, वो भी यही थे। आज मैं क्या कह रहा था, किसी जगह के ना 2-3 तरीके से बाउंड्री डिसाइड होती है। एक होता है पॉलिटिकल बाउंड्री, जो जो ये इसके थ्रू जो चुनाव आयोग करता है कि जो मैं यहाँ पे रहता हूँ वो वोटिंग कहाँ पे देगा। दूसरा है आपका ज्यूरिडिक्शन, यानी कि लीगल बाउंड्री, ठीक है ना, वो न्यायालय वाले तय करता है। तो जो ये पॉलिटिकल बाउंड्री है कि रोहिणी सेक्टर 3 के लोग जो है वो मंगोलपुरी के एमएलए को वोट देंगे, और सेक्टर 4 के लोग जो है वो विजय विहार वाले एमएलए को वोट देंगे, ये सारा डिसीजन कौन करेगा? परिसीमन आयोग करता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है, एक तरह से चुनाव आयोग के का उसी के रिलेटेड है ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष पे, तो आबादी बदलती है, और जनरली हमारे उसमें लिखा गया है कि 10 लाख पे एक एमपी का होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो अब हर 10 साल पे सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, इसको लेकर के फिर हमने इसको स्थिर कर दिया था 2026 तक, कि 2026 तक पार्लियामेंट की सीटें नहीं बढ़ेंगी। हमने जो नई संसद बनाई है उसमें सीटें बढ़ा तो दी हैं अप्रोक्सीमेशन के वैल्यू पे, लेकिन एग्जैक्ट अभी बैठ रहे हैं लोग कौन से? पुराने वाले। जब 2026 में नया परिसीमन आयोग लागू हो जाएगा, अच्छा अगर मान के चलो नए परिसीमन आयोग में जिस इलाके में हम रहते हैं, पर्टिकुलर इसी इलाके में अगर 10 लाख की ज्यादा की आबादी हो जाएगी, तो एक एमएलए सिर्फ और सिर्फ हमारा होना चाहिए, फिर तो कायदे से सिर्फ इसी इलाके का, वो बाहर का नहीं होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो एमएलए है वो पूरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का है, जिसमें सारा इलाका आ जाता है, ये पीछे का सारा रोहिणी वोहिणी सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, परिसीमन आयोग, संसद की प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग जो है वो किया जा चुका है, ठीक है ना। 1952 में, 62 में, 72 में और
72 में, लेकिन अब जो चल रहा है ना 72 वाला ही चल रहा है, जो 2026 तक चल रहा है। सीटों को हमने रोक रखा है फिलहाल। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसके बाद आ जाओ थर्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के जो संविधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, चुनाव आयोग। दूसरा हमने पढ़ा वित्त आयोग के बारे में। एक हमने पढ़ा शायद परिसीमन आयोग के बारे में। अब चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी के बारे में। ये एक संविधानिक पोस्ट है, यानी कि जब संविधान बना उस समय इसको लिखा गया था, इसको बाद में एड ऑन नहीं किया गया। भाग 14 में अनुच्छेद 315, याद रखना इस चीज का आप लोग, ठीक है ना। इसका जो हेड होता है गाइस, वो 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए, है ना। अगर कोई 62 साल में लगा है तो सिर्फ कितने साल रह सकता है मैक्सिमम, लेकिन अगर कोई 56 साल में लगा है तो पूरा 6 साल रह सकता है, ठीक है। उससे पहले वो इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें है ना, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ही लेता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अच्छा, इनके जो हेड होते हैं, ये यूपीएससी के जो हेड होते हैं, वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और अध्यक्ष और सदस्यों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर भी उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब मिसबिहेव की वजह से या किसी भी अन्य रीजन के कारण से उनको हटाया भी जा सकता है। आगे नेक्स्ट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी का हिसाब होता है, ऐसे राज्यों में भी राज्य के लिए जो आईएएस वाईएएस बनते हैं उनके लिए स्टेट पीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भाग 14 में 315 से 323 होता है, ठीक है ना। और इनको कौन अपॉइंट करता है, ये करता है राज्य का जो हेड होता है, यानी कि हर राज्य का गवर्नर वगैरह। अब दिल्ली में नहीं होता लेकिन ये, ठीक है ना। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट का मतलब जैसे बिहार का है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार में इस समय आंदोलन चल रहा है। बिहार में ना एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन को ले, जैसे यूपी में चल रहा था ना, वैसे बिहार में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन चल रहा है। आज था, ठीक है। तो बीपीएससी एक गेम खेल गई आज एक, ठीक है ना। तो अगर बिहार का तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर यूपी का तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ हरियाणा ऐसे चलता रहता है। लगभग हर राज्य का, दिल्ली का नहीं, दिल्ली का डीएसएसबी एक, ठीक है ना। और उसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है समझ लो, वो ग्रेड 2 दास वाली ही मानी जाती है जनरली। अच्छा, इसमें भी सेम वही चीज, 6 वर्ष या 62। सेंट्रल गवर्नमेंट में 62 था कि 65 था, 65 था, ठीक है ना। जैसे हाई कोर्ट जज होते हैं ना 62 और 65 वैसे। हाँ, जनरली ज्यादातर चीजों में यही टाइम चलता है, ठीक है। आगे की बात करें, एक और है गाइस, अनुसूचित जाति आयोग, है ना। आर्टिकल 338। आपको ये जो किताब है भाई साहब दिखाई दो, आज मौके पे किताब दिखाने को फटाफट। क्या आपको, आप में से कईयों को लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है या ये टॉपिक जो है ना मोस्ट इग्नोर्ड है, लेकिन अगर हम देख लें 1 मिनट के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर ये टॉपिक देखो, मैंने क्या बताया, राज्य वित्त SC ST को लेकर के ना, देखो अब इसमें टॉपिक दे रहा है कमीशन और कमेटीज में, इसी में एक आधा क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके। जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, इनके रिलेटेबल क्वेश्चन एक आधे होंगे, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा, ये पेज नंबर 267 पे। अब क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, वरना दिखा देता मैं आपको, ठीक है। आगे की बात करें, बातें नहीं भाई। इसमें क्या होता है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य लोग होते हैं। जनरली जितने भी कमीशन है गाइस, उनके जो हेड होंगे ना, या एक तो चेयरमैन होगा, एक डिप्टी चेयरमैन होगा, तो टोटल ना ऑड नंबर्स में होते हैं जनरली, ठीक है ना। क्योंकि इनके बीच में कभी कभी पोलिंग भी होती है, वोटिंग भी होती है, इसलिए जनरली इनकी संख्या ऑड होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचे बैठती है उनमें भी ऑड जजेस होते हैं। इनकी सेवा यानी सर्विसेज और इनका ड्यूरेशन राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। एक है नेक्स्ट हमारा नीति आयोग। अब ये हमारा गैर संवैधानिक निकाय में आ गया ये, ठीक है। मैंने डाल दिया इसमें, लेकिन हाँ, ये मतलब कि जब संविधान बना था उस समय इसका कोई जिक्र नहीं था, इवन दो, बल्कि ये तो 2015 में ऐड हुई ना। उससे पहले तो क्या चल रहा था, इसके बदले में योजना आयोग चल रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन। ये कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया था। ये इकोनॉमिक्स में भी आएगा, इसलिए ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। तो यूएसएसआर से लिया गया था पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, ताकि लागू कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इसको नाम चेंज कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। काम लगभग वही है, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसको इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। जहां जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उसको इसमें बुलाया भी जाता है। प्लस में इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। जैसे प्लानिंग कमीशन का हेड भी कौन था, इसके जो पहले
इसका चेयरमैन, इसके हेड को चेयरमैन बोला जाता है, राइट। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे चेयरमैन हो गया, तो इसका चेयरमैन कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसको जो डिप्टी चेयरमैन वो अरविंद पनगड़िया, जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन के थे, वो इसके पहले डिप्टी चेयरमैन थे, ठीक है ना। ये चीज है। अच्छा, इसमें और क्या क्या होता है वैसे जान लो आप लोग, बाकी कुछ खास नहीं। इसके ना मेंबर्स में हर एक राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं नीति आयोग का, क्योंकि ये जो प्लानिंग करते हैं राज्यों को लेकर, उसमें राज्यों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। तो राज्य में जो राज्य होगा, पूर्ण राज्य जो होगा, उसका कौन शामिल होगा? मुख्यमंत्री। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होगा, वहां पे गवर्नर या जो भी उनको रिलेटेबल अधिकारी होगा वो ले लेते हैं, दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में ये ना आगे की प्लानिंग करते हैं, मान के चलो इन्होंने टारगेट, कार्य लगभग वही है जैसा प्लानिंग कमीशन का था ना। इन्होंने मान के चलो इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में हमें बेरोजगारी को कम करना है, या एजुकेशन को इंक्रीज करना है, या कोई और टारगेट लेके चल रही है, ठीक है ना। काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन, जैसे आप योजना आयोग की बात करते हैं, जब पहला योजना आयोग तो आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। दूसरा आया तो कारखानों को प्रमोट करेंगे, फैक्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। तीसरा आया तो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेंगे। चौथा आया तो ऐसे वो टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये काम होते हैं। इसके मेंबर देखो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, या ठीक है ना, उसको दिल्ली में लेकिन सीएम को लिया जाता है, ठीक है ना। यह आयोग राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तैयार करेगा। अब ध्यान सुनना, दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, एक तो हो गया नीति आयोग, और एक, ध्यान से सुनना आप लोग, जब नीति आयोग से पहले क्या था? ये प्लानिंग कमीशन। ध्यान से सुना, प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान को बनाना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम था राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है ना। जब देश बना तो हमने दो बॉडीज बाद में अडॉप्ट की। एक था हमारा क्या? प्लानिंग कमीशन, जिसको हम क्या कहते हैं? योजना आयोग। योजना आयोग ने मान के चलो प्लानिंग किया कि हमें एजुकेशन पे मान के चलो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने, सपोज करो, एजुकेशन को बेटर करने के लिए। लेकिन इसको आखिरी स्वीकृति यानी कि लास्ट परमिशन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। राष्ट्रीय विकास, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलेंगे इसको, परिषद देता था। इसका भी हेड और इसका भी हेड दोनों पीएम। इसका मतलब इसका चेयरमैन पीएम, और इसका डिप्टी चेयरमैन और इसका भी डिप्टी चेयर सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। जो प्लानिंग करेगा, हाँ, जो प्लान करेगा ना वही उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो चीज है। तो सेम अभी भी वही चीज है, सेम अभी भी वही चल रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है ना, उसी से वैसे ही सेम फॉर्मेट चल रहा है, अभी भी इसका हेड पीएम ही होता है। अच्छा, नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है गाइज, नीति आयोग का अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। नीति आयोग का स्वरूप, नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अरविंद पनगड़िया को इनका प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग की नीति, इसकी संरचना निम्न प्रकार से बनाई गई। कैसी संरचना है? संरचना में से मैंने रखा नहीं है इसमें, ठीक है। कोई इशू नहीं है। इसका नीति आयोग का ना ये डेट याद रख लेना आप, ठीक है ना, जब ये एग्जीक्यूट, मतलब इस दिन से ये इसका गठन हो गया था, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं रखा, बस इतना ही रखा है। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं संविधानिक और गैर संविधानिक बोर्ड निकाय, है ना। रिवाइज कर लो आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं है अब इसमें, और कुछ खास नहीं रखा मैंने। हालांकि है बहुत कुछ इसमें। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद भी आता है। अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा काउंसिल जो राज्यों के बीच सेटलमेंट कराता है, ठीक है ना। इसके अलावा भाषा आयोग भी आता है, ठीक है ना, जो भाषाओं के ऊपर काम करता है इस तरीके से। तो ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? योजना आयोग के बारे में, यानी कि प्लानिंग कमीशन के बारे में। योजना आयोग कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में। और इसके अलावा हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन के बारे में, यानी कि वित्त आयोग के बारे में। बातें नहीं करो भाई, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था इसमें परिसीमन आयोग, है ना, परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन वो जो बाउंड्री का परिसीमन आयोग के बारे में, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था नेक्स्ट
पीएससी के बारे में ना, स्टेट पीएससी के बारे में, स्टेट पीएससी के बारे में, और कुछ नहीं। इसमें हमने पढ़ा था योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग कह लो या क्या कह लो आप लोग, नीति आयोग, ठीक है। दूसरा इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, भाषा आयोग है और ये सबका जिनका बाद में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इतना ही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं ऐड कर रहा, थोड़ा बहुत आप मिलेगा वो आप ऐड कर लेना बाद में, या मैं आपको भेज दूंगा उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा, नोट जो भेजूंगा उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे की बात कर देंगे इसके बाद लास्ट जो हमारे संविधान का एक पार्ट बच जाता है ना, वो बच जाता है आपका ये अमेंडमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है ना। हाँ खत्म ही हो जाएगा, आज खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। संविधान में संशोधन हो सकता है किस आर्टिकल के थ्रू? 300। संविधान में संशोधन हमने लिया कहां से? वहां से लिए, कहां से लिया हमने? अफ्रीका से, या साउथ अफ्रीका कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है 300, है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन वो उसकी मूल बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे, ठीक है। तो हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए। अभी हाल फिलहाल में एमटीएस का जो आंसर किया थी ना, उसमें भी आया था, जो मैंने शायद कल परसों भी डिस्कस किया था, एक कि वुमेन्स का रिजर्वेशन 33%, है ना। 106वां अमेंडमेंट था। ध्यान से सुना, कोई बिल अगर संसद में पेश होता है तो उसका नंबर अलग है, ठीक है ना। तो जब संसद में पेश हुआ उस समय उसका नंबर था 124 उस बिल का। जब वो पास हो गया कि हाँ अब ये कंफर्म खत्म हो गया, पास हो गया, तो उसका नंबर क्या हो गया? 106। एसएससी ने दोनों ऑप्शन में दे रखे थे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि पास वाला पूछा है या पेश करने वाला पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग था, ठीक है ना। इसको चैलेंज किया गया। अब आ जाओ एक एक करके देख लेते हैं मेजर मेजर अमेंडमेंट्स। टेंथ लेक्चर चलने से शुरू हो गया, सीधे सीधे ज्यादा ही हो गया। पहले 9th देख, तो वही है। पढ़ चुके हैं। ये जिसकी मैं बात करता ना, ये वही है, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, या और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बस मैं बता नहीं रहा हूँ। एक है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, है ना। अगर स्टेट्स के बीच में रिवर को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए काउंसिल है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और देखो आप लोग, एक है लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे पास काउंसिल्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ जरूरी क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, जैसे कब कौन सी भाषा जोड़ेगी, है ना। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, तो 21वां